क्लास नंबर सुन लो, क्लास नंबर कौन सा, क्लास नंबर बताओ कौन सा, क्लास नंबर 32, 32, क्लास नंबर 32, क्लास नंबर 32 देख लो, क्लास नंबर 32। कल क्या क्या पढ़ लेते, कल वाली क्लास के दौरान हम क्या क्या पढ़ लेते, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, मुझे दोबारा ना समझाना पड़ा। देख लो एक बार मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक। मैं तुम्हें कल क्या समझा दिया, कल वाली क्लास में समझाया कि जो रामगंगा नदी है ना, ये पूरा का पूरा मैं तुम्हें समझा चुका रामगंगा नदी के बारे में। उसके बाद मैं तुम्हें समझाया गोमती नदी के बारे में, गोमती नदी जो कि छपरा में मिलती है, छपरा में गोमती नदी छपरा मिलती, कहाँ मिलती है, गाजीपुर में मिलती है। अच्छा, वो तो घाघरा नदी थी, सरयू नदी छपरा में मिलती है बिहार के, आया समझ, या गंडक नदी या बागमती नदी या कोसी नदी या महानंदा नदी, यहाँ से लेके सारी नदियां कल हमने स्टडी कर ली कल वाली क्लास के दौरान। और लास्ट वाली क्लास हमारी महानंदा नदी पर रुक गई थी, रुक गई थी नहीं रुक गई थी। कल मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, ये गंगा नदी जो तंत्र है ना, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर तक, गोमुख के बाद ये भागीरथी कहलाती है, भागीरथी जो अलकनंदा का संगम हो ना, उसके बाद देवप्रयाग के बाद ये गंगा कहलाती है। और गंगा ना यहाँ यूपी के इलाहाबाद में पहुंचती है, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में पहुंचती है। उधर से हम उत्तरकाशी में ग्लेशियर पड़ता, उसका नाम यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तरकाशी के अंदर यमुनोत्री ग्लेशियर पड़ता। यमुनोत्री ग्लेशियर के पास से ना आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो गंगा नदी है ना, कुछ तो नदियां ऐसी थी जो इसके बाएं तट पर मिल रही थी। ये नदी ना अपने आप को यहाँ रख कर देखो, तुम ऐसे जा रहे हो, समझो ऐसे जा रहे हो तुम, तो तुम्हारा बायां भाग इधर होगा और दायां भाग इधर होगा। हमने कल हमने क्या पढ़ा, तो ये गंगा के ना बाएं तट पर मिलने वाली नदियां पढ़ ली हमने कल। आज हम गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली नदियां पढ़ेंगे, समझ नहीं बात क्या। तो तुम सब लोग कॉपी में हेडिंग बनाओगे, रुक जाओ अभी, गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली नदी, इसमें जो सबसे पहली नदी ना उसका नाम है यमुना नदी, यमुना, यमुना। और यमुना के अंदर भी ना, यमुना जब हम यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे, देखिए यमुना नदी सबसे पहले अपना जल आती है, लेकिन यमुना नदी अकेली नहीं आती, यमुना नदी बहुत सारी नदियों का जल लेकर आती है, और वे नदियां भी किसी न किसी का जल लेकर आती है। और वहां कुछ फेमस फेमस बांध भी बने हुए, वे भी लगातार पेपर में पूछे गए, झील भी बनी हुई, वे भी लगातार पेपर में पूछी, बहुत चीजें जो पेपर में पूछी हुई यहाँ से। और कभी बहुत कंफ्यूजन हो यहाँ से, कंफ्यूजन नहीं, जितना हुआ है ना सब, वो सब मैप पर दर्शा देना, जितना भी है सब मैप पर दर्शा देना, समझ में आया बात क्या। और हम समझते हैं कि जो यमुना नदी के बारे में समझते हैं, यमुना नदी अगली आज की हमारी हेडिंग यही होगी कि जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी इसके बाएं तट पर, ये बाएं तट नहीं है, ये तो बाएं तट था, ये दाएं तट है, दाएं तट पर मिलने वाली नदियां, आज की हमारी हेडिंग यही है, गंगा नदी के बाएं तट, दाएं तट पर मिलने वाली नदियां, गंगा, गंगा नदी के, गंगा नदी के दाएं तट पर, दाएं तट पर मिलने वाली, मिलने वाली नदियां, मिलने वाली नदियां, ठीक। अब गंगा नदी के दाएं तट पर मिलने वाली नदियां कौन सी, पहली नदी कौन सी बताओ, यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर था ना उत्तरकाशी के, उत्तराखंड के अंदर है ना यमुनोत्री, ये उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर एक जिला पड़ता उत्तरकाशी, उत्तरकाशी की यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर, वहां भी एक स्थान का नाम यमुनोत्री कंठा, एक वहां वो चोटी पड़ती है, उसे बंदर पूंछ चोटी के नाम से जानते हैं, बंदर पूंछ, लंगूड़, लंगूड़ पूंछ नहीं है, बंदर पूंछ, इधर देख लो, चलो आ जाओ समझ लो। तो यहां सुन लो, सबसे पहले जो नदी है ना, सहायक नदी, इसकी बाएं भाग में जो पहले नदी मिलती है आगे, उसका नाम हमारा, उसका नाम है यमुना नदी। तो पहले हम आज की हमारी हेडिंग यही होगी, गंगा नदी के बाएं तट पर, दाएं तट पर, ये दाएं तट नहीं है, गंगा नदी के दाएं तट पर मिलने वाली जो नदियां, उसमें सबसे पहली नदी यमुना नदी, यमुना। अब आज हम यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे कि यमुना नदी कहां से निकलती है, दूसरा यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां, कुछ नदियां इधर से आके मिलती है, कुछ नदियां इधर से आके मिलती है यमुना में भी, फिर ये सारी नदियां आपस में मिल जाती है, फिर यूपी के इलाहाबाद में मिलती है, और जहां इलाहाबाद है ना वहीं लगता कुंभ का मेला, ऐसा समझ, इलाहाबाद के अंदर गंगा और यमुना का संगम होता है, ऐसा लगता है मानो सास बहू गले मिल रही हो, कौन, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत। तो अगली हेडिंग आज की हमारी क्या होगी, हमारी हेडिंग होगी यमुना नदी, क्योंकि हमें नोट्स भी तो तैयार करना है, ताकि हम रिवाइज और रिमाइंड कर सकते हो, समझ में आया बात क्या, हमें एक ही बार पढ़ना, बार बार नहीं पढ़ना, समझ में आया। तो भी अब आज कॉपी में हेडिंग बना लो यमुना नदी, ये पहले हेडिंग बनाओ, गंगा नदी के दाएं तट पर मिलने वाली नदियां, इसमें पहले हेडिंग बनानी यमुना नदी, यमुना नदी। जो जो सवाल बनेंगे साथ साथ बताकर चलूंगा, पीटी के सवाल बनेंगे, मेंस का कोई सवाल आने वाला नहीं आता। यमुना नदी हेडिंग बनाओ, यमुना नदी, यमुना नदी, यमुना नदी, ये रही हमारी यमुना नदी, कौन सी नदी, अब ये यमुना नदी ना, ठीक, यमुना नदी खास बात है,
या ना उत्तर प्रदेश के लगभग 19 जिलों से वो बहती है भाई साहब। यूपी कितने 19 जिलों से, यूपी ने 19 जिलों से वो बहती है यमुना नदी। ठीक, याद रखना बात यार। यूपी के, अच्छा ये बताओ गंगा नदी यूपी कितने जिलों से बैठती है? गंगा नदी यूपी के 28, यूपी के 19 जिलों से हो बहती है, 19 जिलों से होकर बहती है। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं कोई दिक्कत? कौन सी नदी है, कितने जिलों से होकर बहती है, किसके? अच्छा यूपी, ये बताओ ये यमुना नदी निकलती कहां था? यमुनोत्री ग्लेशियर पे। और यमुनोत्री ग्लेशियर कहां पर था? उत्तरकाशी में। यूके ऐसे लिख दिया, उत्तरकाशी। याद रहेगी बात यार। कौन सा काशी? और कौन सी चोटी यहां से? बंदरपूंछ, बंदरपूंछ, बंदरपूंछ। याद रहेगी बात यार, याद रहेगी बात। या उत्तरकाशी में और क्या चीज फेमस है? हर्षिल, हर्षिल विश्व में फेमस है। ऐसा सेबों के लिए प्रसिद्ध है, सेब के लिए। और बताओ उत्तरकाशी क्यों फेमस है? उत्तरकाशी के अंदर ना गंगोत्री नेशनल पार्क पड़ता। गंगोत्री नेशनल पार्क जो हिमालयन जो डियर है ना वो विलुप्त हो चुका, एंडेंजर हो चुका, उसके लिए जाना जाता है। जो हिमालयन डियर हो, बर्फ के अंदर दौड़ता रहता हो, बर्फ के अंदर भी एक प्रकार का हिरण हो, दौड़ता रहता, वो एंडेंजर हो चुका। इन्वायरमेंट में समझाऊंगा तुम, जो यहाँ गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर पाया जा। आया समझ में? पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटी हो, फिर नेशनल पार्क बनाया गया, और बायोस्फीयर रिजर्व हो ना, जो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र वो उससे भी बड़ा हो। समझ में आया बात ये? चलो, तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर के पास था ना, यमुनोत्री ग्लेशियर के पास बंदरपूंछ चोटी के पास था, यहाँ यमुना नदी निकलती है। और यमुना नदी में साथ साथ आसपास था हिडन नदी, सोंग नदी, बहुत सारी नदी आपस में आगे मिलती है। टॉन्स नदी, टॉन्स को हम तमसा के नाम से भी जानते हैं, तमसा यहाँ भी है, तमसा यहाँ भी है। समझ में आया बात क्या? वो बहुत बड़ी मात्रा में मीट वो कंकड़ पत्थर वहां के लेकर आती है, टॉन्स तमसा नदी। आए समझ में? ठीक, और देहरादून में मिलती है फिर यमुना से आकर टॉन्स नदी। चलो उसकी भी बात करेंगे पहले, लेकिन हम यमुना नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यमुना नदी के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, तमीज से पढ़ेंगे, और कैसे सवाल पेपर में आ सकते हैं वो मैं साथ साथ हाईलाइट करके चलूंगा। यहाँ तो पक्का सवाल पूछेगा, ये सवाल कभी नहीं पूछने का यूपी के 19 जिलों से बहती है, कभी नहीं पूछने का सवाल ये, लेकिन मैं फिर भी लिखवाया तुम्हें। समझ में आया बात? ताकि तुम्हें नॉलेज रहता है, बताना चाहिए कि इसकी लंबाई कितनी ज्यादा है यमुना नदी की। समझ में आया बात? और यमुना नदी का जल पूरी तरह प्रदूषित हो चुका, पूरी तरह प्रदूषित। यमुना नदी जब ऊपर से चलती है ना, अपने साथ बहुत शुद्ध जल लेकर आती है, उत्तराखंड तक उसके पास शुद्ध जल रहेगा। और जैसे ये ना लखनऊ में, सहारनपुर में, लखनऊ पर इसके यूपी मथुरा में मेरठ पार करते हुए दिल्ली के पास, दिल्ली पूरा का यमुना नदी के किनारे बसा हुआ, दिल्ली यमुना इसके साथ ये जो पास जल लेकर चलती है ना, कानपुर के आसपास को होते हुए जाती है, जो आगे आगे चलती है, और जैसे आगे पहुंचती है, या पहुंचती है इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद से पहले, तो इलाहाबाद तक जब पहुंचती है, ये समझ जाओ जब तक चंबल नदी नहीं मिलती ना, तो चंबल नदी तब तक इसका जल गंदा ही रहता, और चंबल नदी ना इसका जल शुद्ध बना सकती है। वो मैंने तुम पिछली क्लासों के दौरान ही बताया गया, क्योंकि चंबल नदी एक ऐसी नदी, अब तक इसके आसपास के एरिया का इंडस्ट्रियल विकास नहीं हो पाया, औद्योगिक क्षेत्र यहाँ नहीं लग पाए, जिस कारण क्या हुआ, जिस नदी के आसपास औद्योगिक क्षेत्र नहीं बन पाए ना, वो नदी हमेशा शुद्ध मानी जाती है। लेकिन यमुना नदी के पास ना दिल्ली का जो एनसीआर, दिल्ली का जो एनसीआर है, नॉर्थ सेंट्रल रीजन है, जो वो औद्योगिक क्षेत्र के लिए फेमस है, वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई गई। अब बड़ी बड़ी कंपनी तो जितना भी गंदा नाला हो वो सब उस अंदर ही डाल दिया था। तो जितने भी यमुना नदी के आसपास कोई नदी प्रदूषित है ना, ये उस बात का प्रतीक है, कोई नदी प्रदूषित, भूगोल में पढ़ते हैं इस बात को, इस बात का प्रतीक है वहां उसके क्षेत्र का ना आसपास का औद्योगिकरण ज्यादा मात्रा में हुआ, उसका इस बात का प्रतीक हो। आया समझ में? एक जो जियोग्राफर थे उन्होंने भी यही बात कही थी, क्यों कहते इस बात का ही प्रतीक हो कि उसका विकास ज्यादा हो चुका। अब गंगा नदी प्रदूषित होती जा रही है, इसका ये मतलब गंगा नदी इस बात का, गंगा नदी प्रदूषित होती जा रही है, इसका ये मतलब कि गंगा नदी के आसपास के इलाकों में ना औद्योगिकरण तेजी के साथ पनप रहा। आया समझ में? औद्योगिकरण तेजी के साथ पनप रहा है, इस बात का प्रतीक है। समझ में आया बात? ठीक, दोनों पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचा गई। जब तो नमामि गंगा जैसे प्रोजेक्ट चला रहे हैं हम, गंगा एक्शन प्लान चलाने के बावजूद भी ना हम गंगा को अब तक सफाई नहीं कर पाए। मोदी जी 2014 में आए थे और इन्होंने कहा कि हम 5 साल में समाप्त कर देंगे, गया 20 भी गया, 21 भी गया, 22 भी गया, 23 आ गया, अब तक गंगा साफ नहीं हो पाई। इन्वायरमेंट में जानेंगे हम आज समझ कि गंगा कितना बेवकूफ बनाया। 2017 में इन्होंने मानव का दर्जा दिया, जीवित मानव का दर्जा, कि गंगा को कहा तुम जीवित मानव हो, जितनी तुम्हारी रक्षा एक मानव की रक्षा करी जाती है ना, एक मानव को जितने मौलिक अधिकार प्राप्त है ना, गंगा को भी इतनी मौलिक अधिकार प्राप्त है। इन्होंने कहा जीवित मानव, तो ये मतलब होगा भारत की बाउंड्री के अंदर तुम रहते हो, तो जब तुम, लेकिन गंगा ना आज तड़प गंगा, ऐसा समझ। लेकिन गंगा की साफ सफाई कोई ना कर पाया, भारत सरकार भी, और सुप्रीम कोर्ट आज फिर संज्ञान लेने को कह रहा है, क्योंकि अपने आप स्वतः संज्ञान ले रहा है कि गंगा की तुमने इतने एक्शन प्लान चला दिए, राजीव गांधी की सरकार में एक्शन प्लान चलाए गए, वे भी फ्लॉप सारे, लेकिन गंगा की कोई सफाई नहीं कर पाया। ऐसा समझ, गंगा को कोई साफ नहीं कर पाया। और नदियों के जल प्रदूषित कैसे हो रहा है, नदियों का जल प्रदूषण कैसे हो रहा है, नदी जोड़ो परियोजना,
इन पर पक्का सवाल पूछता, 15-15 नंबर के सवाल पूछे इन पर। समझ में आया बात? या नदी जोड़ो परियोजना, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, इन पर 15-15 नंबर के सवाल पूछेगा आंसर निकाल लेगा। समझ में आया बात? जब नदियों की नॉलेज ही नहीं होनी तो क्या लिख दोगे? जब नहीं बताना कौन सी नदी का जल प्रदूषित है, कौन से तो क्या लिख दोगे? पहले नदियों के बारे में जानकारी भी तो होनी चाहिए। ठीक, ये पीटी के फैक्टर जो हम सब पढ़ रहे हैं, यहाँ सब पीटी के काम का है। इसमें यूपीएससी के मेंस में कुछ भी काम का नहीं है। हाँ, 1-2 लाइन लिख सकते हो, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है जब लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते इसको। समझ में आया? चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? यमुना नदी की। कौन सी नदी है? यमुना नदी। यूपी कितने जिलों तक बहती है? 19 जिलों तक लगभग। ठीक, दूसरी खास बात क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये जो है यमुना। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी? गंगा की। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। सहायक नदी क्यों? क्योंकि गंगा के या यमुना नदी का इतना जल नहीं है इसके पास यमुना नदी के पास इतना जल नहीं है। जो चंबल नदी आई, जो सिंध आई, बेतवा आई, केन आई, बहुत सारा जल इसके अंदर डाल दिया और गंगा के अंदर बहुत अधिक मात्रा में जल गिराती है यहाँ पर। समझ में आया बात है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? आंसर होगा यमुना। ये सवाल ही पूछा हुआ कि ऐसी नदी का नाम बताओ जो गंगा के ऐसी नदी का नाम बताओ जो गंगा के दाएं तट पर मिलती हो लेकिन हिमालय से निकलती हो। गंगा के दाएं तट पर निकलती हो, हिमालय से निकलती है। आज गंगा दाएं तट पर मिलती है एकमात्र नदी, उसका नाम है यमुना। फेमस शहर है दिल्ली, मथुरा, आगरा, ये सब इसी के किनारे बसे हुए। समझ नहीं बात है? ताजमहल, अच्छा आगरा का नाम लेकर ताजमहल आया। आगरा की कोई फेमस चीज बताओ, कोई बच्चा। पेठा फेमस आगरा का। और बताओ आगरा की क्या फेमस चीज है? बस इतना ही पता ना, इसके बाद तो नहीं कुछ पता। आगरा में रहते हैं अकबर जी। यहाँ तो कह रही कहीं और ना कह दी इस तरह। अब बताओ ये यमुना नदी कहां से निकलती है? ये यमुना नदी ना, इसका उद्गम बताओ। उद्गम कहां से? उत्तरकाशी था। कहां से? UKTS, उत्तरकाशी। तुम लिख देना उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी कहां से? बंदरपूंछ चोटी से। बंदरपूंछ चोटी से निकलती है। बंदरपूंछ चोटी से निकलती है, यमुनोत्री कांठा के पास था। यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। याद रहा ये बात? या उद्गम कहां से होगा? बंदरपूंछ से, यमुनोत्री ग्लेशियर से होगा। समझ में आया बात? या बंदरपूंछ चोटी का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर, और वहां का भी जो स्थान है ना जहां से निकलती है बंदरपूंछ के पास, उसका नाम है यमुनोत्री कांठा। यमुनोत्री कांठा। इतनी बात तो समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? अब सवाल है यार, ये यमुना नदी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि यमुना नदी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। ऐसे ही सवाल पूछेगा यूपीएससी, मुझे विश्वास नहीं है। सवाल बताया मैंने? क्या बताया अभी? क्या सवाल बताया मैंने अभी? क्या सवाल पूछेगा अभी? मैंने क्या बताया? हाँ, क्या बताया मैंने? क्या? कौन? आ जाओ। तो यमुना नदी देख लो, सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। यमुना नदी ना भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, सवाल पूछा गया। और कितने राज्यों से गुजरती है, और राज्यों के नाम क्या है? ऐसे बच्चों तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ उन राज्यों के नाम क्या है और कौन कौन से। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम बताओ पहले कहाँ से कौन सा राज्य आगा? सबसे पहला राज्य कौन सा आगा? कौन सा? उत्तराखंड आगा। चलो शाबाश। उसके बाद यूपी, हिमाचल प्रदेश भी आगा। चलो हिमाचल प्रदेश के बाद यूपी आगा, यूपी। उसके बाद हरियाणा तो यूपी की सीमा लगा, याद रखना बात। या हरियाणा तो भी हो गुजरेगी यमुना नदी। ठीक, तो कितने राज्य हो गए बता दो? चलो कितने राज्य हो गए? अब ये भी सवाल है कि सबसे ज्यादा इसकी लंबाई कौन से राज्य में? सबसे ज्यादा इसकी लंबाई कौन से राज्य में? यमुना नदी की लंबाई सबसे ज्यादा कौन से राज्य में? ऐसे सवाल पूछ रहे हो यूपीएससी वो। पहले उन्हें बताओ यमुना नदी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 4 राज्यों से गुजरती है। 4 राज्यों का नाम उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी, हरियाणा। याद रही ये बात है? ठीक, हरियाणा यूपी कर लो, पहले हरियाणा कर लो फिर यूपी कर लो। हरियाणा आया समझ। उसके बाद क्या? यूपी। अब मुझे बता सबसे ज्यादा लंबाई यमुना नदी कौन से उसमें? किसमें? यूपी में ही है। जो मैंने नहीं बताया ना नहीं पूछने का, जो मैंने बता दिया जरूर पूछूंगा। इसे पूरा फोकस लगा कर रखो। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है? रुक जाओ।
अब सवाल है कि यमुना के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए, ध्यान से देख लेना। यमुना के किनारे है कोई यमुना, ये कई बार कई परीक्षा में पूछ लिया है। यमुना के किनारे जो बसे शहर है, या यमुना नदी आ रही है यमुनोत्री कंठा से, ऐसे समझ। यहाँ कुछ प्रमुख शहर बसे हुए, 1 2 3 4। जैसे एक शहर का नाम बताने जा रहा हूँ तुम्हें, इसका नाम तो तुम्हें पता ही होगा, इसका नाम है यमुना नदी के किनारे दिल्ली, तो फेमस है। उसके बाद मथुरा, ये फेमस है। उसके बाद बताओ आगरा, अच्छा घाघरा नहीं आगरा, अभी आ रहा तो ये दिलाऊंगा घाघरा, याद रहे ये बात यार, आगरा। ठीक, ये इसी के किनारे बसे हुए, दिल्ली मथुरा आगरा, ये इसी के किनारे बसे हुए। पता लग गया, ये यमुना नदी थी हमारी। कौन सी नदी थी? अच्छा यमुना नदी की पैसे से पहले सहायक नदी कौन सी बता तुम्हें? अच्छा यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां, ये जितनी भी नदियां नीचे दिखाई दे रही है तुम्हें, ये यमुना की सहायक नदियां सारी सारी। लेकिन ये पता है यमुना के कौन से तट पर मिल रही? ये सवाल पूछूंगा, ये यमुना के कौन से बाएं तट पर मिली? दाएं तट पर, दाएं तट पर, दाएं तट। लेकिन इसकी दाएं तट पर कुछ नदियां मिल, दाएं तट पर कुछ नहीं यार, दाएं तट पर, दाएं तट पर कुछ नदियां मिल, जानना चाहते हो? ये कौन सी दाएं? दाएं है, बाएं तट पर कुछ नदियां मिल। जैसे एक नदी का नाम बताता हूँ, हिंडन, हिंडन, ठीक, हिंडन होगी, टोंस होगी, टोंस कौन सी नदी? टोंस तो ऐसी मिलेगी ना? अरे भाई टोंस कैसे मिलेगी यार, टोंस तो ऐसी मिलेगी। हिडन हुई, हिडन, क्या नाम है? हिडन, सोंग, सोंग, हाँ इतने पूछना है, नहीं कहीं कहीं पूछना है, नहीं घबराओ बिल्कुल। अगर कभी कभार को पूछ लेना हिडन किसकी सहायक नदी, तो ये यमुना की सहायक नदी, समझ में आई बात? या तो यमुना की सहायक नदी जो यमुना के कौन से भाग में मिलती है, कहीं आज समझ में? ये तो नहीं, ये कौन सा तट है दाया, और वो कौन सा तट है बाया। आज तो हिडन नदी और सोंग नदी का नाम याद रखना, हिडन नदी और कौन सी? सोंग नदी। इससे क्या ऑप्शन भी कट जा, समझ में आई बात है? ऑप्शन काटने का सबसे बड़ा खेल कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी, ये बार बार पूछेगा पेपर में सवाल। अब आगे जा रहा हूँ, ये बताओ गंगा के बारे में पता लगा, गंगा कहां से निकलती है? गंगा कहां से निकलती है? गंगा, गंगा कहां से निकलती है? अभी बताया तो, ध्यान है तेरा बैठ के, यहाँ पढ़ रही तो बता गंगा कहां से निकलती है? यमुना कहां से निकलती है? उत्तरकाशी से निकलती है। अभी इसी क्लास में बैठी हुई कहां से निकल रही है यमुना? हाँ उत्तरकाशी के यमुनोत्री, यमुनोत्री क्या है? अच्छा कौन सी चोटी बा? अच्छा स्थान कौन था? कहां से निकल रही है यमुना? यमुना कहां से निकल रही है? उत्तरकाशी। तो कौन से ग्लेशियर से? अच्छा यमुनोत्री ग्लेशियर कौन सी जिले में पड़ा? उत्तराखंड के? बेटे ये छतनी है, एक छत टप टप टपेगी और दूसरी पे चली जाएगी, दूसरी तीसरी पे चली जाएगी, चाटा उल्टे हाथ का लगेगा। बुद्धि सही करो, थोड़ी ध्यान पढ़ने में लग। हम बेवकूफ दिख रहे हो तुझे? देख लो दोबारा फिर समझ लो। बताओ यमुना नदी कितने जिलों से गुजरती है? अच्छा सबसे बड़ी किसकी सहायक नदी है? ऊपर देखने को कहा तुझे, ऊपर 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 नहीं देख रही? क्या क्या लिखा था ये बताओ, यमुना के बारे में लिख दिया ना? अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? चंबल नदी के बारे में। आओ समझो पहले इसके बारे में, समझ लो समझ लो चंबल नदी के बारे में। ये अरावली नदी, अरावली पर्वत श्रृंखला हमारी राजस्थान में पड़ती है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के अंदर पड़ती है, नाम अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक, ये जो चंबल नदी है ना, ये जान पाओ पहाड़ी से निकलती है, और जान पाओ पहाड़ी ना मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर में पड़ती है। ये जान पाओ पहाड़ी, यहाँ तो सुन लेना, ये चंबल नदी का चलना बहुत अधिक मात्रा में शुद्ध। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर से निकलती है, जान पाओ पहाड़ी से। यही पूछूंगा सवाल कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जान पाओ पहाड़ी, जान बचाओ नहीं, जान पाओ, जान पाओ पहाड़ी, बरात में यहाँ से। क्या नाम है उसका? कहाँ से पड़ती है?
इंदौर में, ये किसका हिस्सा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कौन सी नदी निकली, चंबल नदी, चंबल नदी, याद रहेगी बात। या चंबल नदी ना भारत के लगभग 3 राज्यों में गुजरती है। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर प्रवेश करता है राजस्थान में, तीसरे नंबर पर यूपी में। ध्यान से सुन लेना, एक एक बात पूछूंगा। आपने बताया जी जो चंबल नदी है ना वो ना मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से गुजरती है। आया समझ में। यहाँ अरावली पर्वत की श्रृंखला से ना निकल कर एक बनास नदी वो ना चंबल में अपना जल गिराती है, और जब चंबल ना उसका जल लेती है और ऐसे चलती है और इटावा में, यूपी के इटावा जिला पड़ता यूपी का, यूपी के इटावा में जाकर मिल जाती है। पता कौन सी नदी थी, यमुना नदी से, यमुना नदी थी। तो तुम ये भी सवाल पूछा हुआ कि चंबल और जो हो ना यमुना का संगम जहाँ हो वो कहाँ हो, इटावा में हो। इटावा कहाँ से पड़ता, यूपी के अंदर, यूपी के अंदर एक जिला इटावा। इतनी बात बता दो मुझे, ये चंबल नदी, इसके बारे में छोटी छोटी बातें समझ में आई नहीं है, दोबारा फिर से बताओ। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम कहाँ से, चंबल, जान पाओ पहाड़ी, मध्य प्रदेश, कहाँ से, इंदौर से। तो जान पाओ पहाड़ी से ना एक नदी निकलती है, उसका नाम है चंबल नदी। अरे कहाँ पड़ती है, विंध्याचल रेंज, विंध्याचल रेंज में निकलती है और ऐसे चलती है और इटावा में अपना जल गिरा देती है। कौन सी नदी में, यमुना नदी में। और यमुना नदी जो भी उत्तरकाशी के यमुनोत्री ग्लेशियर के पास से यमुनोत्री कंठा नामक स्थान से निकल कर चली आई। आए समझ में, बंदरपुर चोटी के पास से निकल कर चली आई यमुना नदी। यमुना नदी के अंदर कुछ फेमस शहर भी बसे हुए, नाम बताया मैंने तुम्हें, दिल्ली हुआ, आगरा हुआ, मथुरा हुआ। अब सवाल है चंबल नदी कहाँ से निकलती है, जान पाओ पहाड़ी से, मध्य प्रदेश के अंदर, इंदौर से। अच्छा इंदौर की एक और खास बात है, इंदौर मैंने तुम्हें बताया था इस स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर है ना लगातार 5-6 सालों से लगातार प्रथम नंबर बना हुआ। और इंदौर का जो नगर निगम है ना, वहाँ समझने की बात है, इसमें इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे हम। इंदौर का जो नगर निगम है उसने पूरे भारत को ना चौंकाने वाला काम करा। पूरे इंदौर से पूरे भारत का सबसे स्वच्छ नगर निगम है। इंदौर जो है ना पूरे भारत का सबसे स्वच्छ नगर निगम है। इसके बारे में तुम्हें वीडियो दिखाऊंगा इसके बारे में। पहले ये बताओ कि जो हमारा जान पाओ जो पहाड़ी है उसके पास तो कौन सी नदी निकलती है, चंबल नदी, चंबल नदी। अच्छा चंबल नदी खास बात है उसमें साइड से छोटी छोटी कुछ नदियां मिलती है। इधर तो हमारा पश्चिम हो, इधर पूर्व हो, पूर्व की तरफ तो छोटी छोटी नदियां मिलती है। जैसे का नाम है सिपरा नदी। हो सकता है भविष्य में कभी यही सवाल पूछ रहे, सिपरा नदी किसकी सहायक नदी, चंबल नदी की सहायक नदी। सिपरा नदी ना मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन में पता किससे मिलती है, चंबल नदी से मिलती है, चंबल नदी। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, कौन सी नदी है चंबल नदी, कहां से निकलती है, जान पाओ पहाड़ी से निकलती है। कहां कहां गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों से गुजरती है, कौन सी नदी है, चंबल नदी। अच्छा सिपरा नदी कहाँ मिलती है, उज्जैन में। उज्जैन की खास बात हो यहाँ ना कुंभ का मेला लगता, भारत में 4 जगह कुंभ का मेला लगा। नंबर फर्स्ट हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद, जिसे हम पहले इलाहाबाद कहते थे अभी इलाहाबाद कहते हैं। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई। तो जो उज्जैन है ना, सिपरा नदी उज्जैन में मिलती है जाकर, सिपरा नदी। इतना सिपरा नदी इतना सवाल पूछा जा सका कि सिपरा नदी किसकी सहायक नदी, चंबल नदी की सहायक नदी, चंबल। उसके बाद काली सिंध नदी, ये मिलती है राजस्थान के अंदर। कौन सी नदी मिलती है, चंबल नदी, चंबल नदी। फिर पार्वती नदी किसमें मिलती है जाकर, ये मिलती जाकर किसमें, चंबल नदी में। स्थान नहीं पूछने का, घबराओ नहीं मुझे बिल्कुल भी, बस इतना तो नाम याद ही रख सको कि कौन कौन सी किसकी सहायक नदी। अब हम हेडिंग बनाएंगे ना, चंबल नदी हेडिंग बनाएंगे। अच्छा चंबल नदी खास बात हो यह बड़े बड़े रेत के टीलों को काट देती है, रेत के टीलों को काट देती है और यहाँ ना इस क्षेत्र में जाकर आज समझ चंबल घाटियों का निर्माण करती है। और चंबल घाटी ना वहाँ के डाकुओं के लिए बहुत फेमस है, और बड़े खतरनाक डाकू हैं वहाँ से। एक डाकू का नाम के ऊपर तो पिक्चर ही बनाई गई, नाम है पान सिंह तोमर। मेरी फेवरेट मूवी रही वह पान सिंह तोमर। जिनने पान सिंह तोमर नहीं देखी थी कितने किसी ने पान सिंह तोमर नहीं देखी, जिसने पान सिंह तोमर नहीं देखी जिंदगी नहीं जी उसने। और हकीकत की रियल स्टोरी बा आए समझ में। चंबल के जो डाकू के क्यों डाकू बन जाते हैं समझ में आया बात है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, टाइम लगा के जरूर देखना। तो चंबल के यहाँ डाकू रहते हैं, समझ में आ रहा है। कुछ चीज दिक्कत हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया बातें नहीं। चाउमीन मिलेगी तुझे, चला जाओ। मध्य प्रदेश हुआ, उसके बाद राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश सुन लो। मध्य प्रदेश के अंदर ना जान पाओ पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में होते हुए यूपी के अंदर इटावा जिले में यमुना नदी में अपना जल गिरा देती है।
और कहते हैं जो ना यमुना नदी जो पहले पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी थी और चंबल नदी का जल लेने के बाद वो पूरी तरह शुद्ध हो जाती है और उसके बाद इसका पानी स्वच्छ दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि चंबल नदी का कभी औद्योगिकरण हुआ ही नहीं। चंबल नदी के आसपास का कभी औद्योगिकरण हुआ ही नहीं, इसके आसपास कभी कंपनियां लगी ही नहीं। जब लगी ही नहीं तो इसके आसपास इसका जल कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ सांस्कृतिक महत्व भी है इसका। कहते हैं इसे ना श्राप मिला हुआ, इसका नदी जो पानी जो भी पीगा ना ऐसे में वो मारा जाएगा, वो अशुद्ध इंसान कहलाएगा। ऐसे ऐसे श्राप मिले हुए। चलो श्राप ही सही मिला हुआ, पानी का जल नदी का जल तो बचा रहा। इसके अंदर आर्सेनिक और लैड की मात्रा तो नहीं बढ़ी। आर्सेनिक, लैड और अमोनिया की मात्रा ये नुकसान पहुंचाती है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को और उससे संबंधित जितनी भी चीजें होंगी जहां जहां उस जल का उपयोग होगा। आर्सेनिक हुआ, लैड हुआ और जो अमोनिया हुआ अगर इस जल में मिल जाए, और गंगा के जल में और यमुना के जल में ये सब चीजें मौजूद है। अब बताओ यमुना के जल में आया समझ में, यमुना के जल में अमोनिया अमोनिया हुआ, अमोनिया हुआ, यूरिया हुआ, ये सब चीजें यमुना के जल में। अमोनिया हुआ, यूरिया हुआ, ध्यान से सुना। उसके बाद लैड हुआ, आर्सेनिक हुआ। इतने भयंकर तत्व बने। अगर इन सब सब्जी के अंदर जा रहे हैं और सब्जी के अंदर वही पानी डाला जा रहा है यमुना का, उसके अंदर लैड मौजूद है और उसके अंदर वो सब चीजें मौजूद है। वे लोग की तोरी के अंदर चली गई, तुम ना घर छील छील के बना रहे, तुम लैड, आर्सेनिक, अमोनिया ये तुम्हारे भीतर जा रहे और फिर तरह तरह के रोग उत्पन्न हो रहे। जब तो यहाँ पेट पे फोड़े निकल रहे, यहाँ घेंगा हो रहा है। आया समझो, ऐसा ही तो हो कैंसर के पेशेंट। ये रियलिटी बात है, समझ में आया बात। या उसके बाद पैर पे फोड़ा निकल रहा है, त्वचा का कैंसर हो रहा है, जो चेहरे धब्बे धब्बे पड़ने लगे स्टार्ट हो। क्यों? कारण क्या है? सब ये मनुष्य ने करा। ये सारा खेल मनुष्य का ही। मनुष्य ने जल को इतना प्रदूषित कर दिया। जल सबसे प्राथमिक चीज है इंसान की, बिना जल के इंसान जीवित नहीं रह सकता। आए समझ में? जल ही क्या है? प्राइमरी स्कूल की दीवारों पर भी लिखा रहा है। इतनी बात बताओ तो समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत जी? अच्छा चंबल नदी ना ये मालवा चंबल नदी मालवा पठार से निकलती है। ये भी बात पता होनी चाहिए कौन से पठार से निकलती है। चंबल नदी मालवा के पठार से निकलती है। कौन सा पठार है यहाँ से? मालवा का पठार है यहाँ से। मालवा का पठार कौन सा पठार? मालवा का पठार। इतनी बात बताओ समझ में नहीं? अच्छा एक बात बताओ, रुक जाओ। ये चंबल नदी नहीं है, कौन सी नदी है? चंबल नदी। यहाँ मध्य प्रदेश में ना, मध्य प्रदेश यहाँ से देखना चाहिए। चंबल नदी का पानी रोक दिया गया। रुक जाओ, इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ। और रोक को ना एक बांध बनाया गया। बांध बनाया गया। उस बांध का तुम्हें नाम बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। और तुमने नाम इसका पहले भी कभी सुना होगा, ठीक? इसका नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध। झील भी कहते हैं कभी गांधी सागर। इसे गांधी सागर क्यों कह रहे? क्योंकि पानी के पीछे डूब जाता है ना, उसको हम गांधी सागर गांधी सागर। ऐसे नाम गांधी के नाम पर रखे जा रहे नहीं जा रहे? पक्का कांग्रेस की सरकार रही होगी, अंदाजा लगा सकते नहीं लगा सकते इस तरह। तो गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पे बनाया गया। कुछ जाए उसके बाद आगे बनाया गया राजस्थान के अंदर। यहाँ राजस्थान में पहुंच जाओगे ना तो यहाँ बनाया गया जवाहर सागर बांध। जवाहर हाँ जवाहर सागर बांध बिल्कुल सही है। उसके बाद एक और बांध, उसका नाम राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर ये भी राजस्थान में पड़ता। राणा प्रताप सागर महाराणा प्रताप सागर यही है। याद रहेगी बात। या कितने कितने बांध होंगे? 3। एक कोटा बैराज, जहाँ कोटा जिला पड़ा ना, राजस्थान का कोटा जिला, जहाँ बच्चे तैयारी करने जाते हैं, इसका नाम है कोटा बैराज। जो बोर्ड पर लिखा हुआ ना ये सारी 32 चीजें बाहर नहीं कर दूंगा, समझ गए? तो बताइए करे खड़ी हो। अभी 4 बांध के नाम बताइए, चारों बांध के नाम बताइए करे। जवाहर कोट्टा बांध। दोबारा बता चारों बांध के नाम। कोट्टा बांध। अच्छा कोट्टा बांध और जो महाराणा प्रताप बांध है कहाँ पड़ते हैं?
राजस्थान। और जो पीछे के दो बताए हैं बैठे बहुत जल्दी से चाड़ दूंगा। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं भाई? कोई दिक्कत? जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, देखो जवाहर सागर ये हो रहा और राणा प्रताप सागर कहाँ पड़ते? राजस्थान में। कोटा बैराज भी कहाँ पड़ता? राजस्थान। कोटा वही है जहाँ बच्चे रहकर नीट की तैयारी, एमबीबीएस की तैयारी करते हैं, वही ये कोटा है। याद रहेगी बात? या तो ये जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, चंबल नदी बने हुए, ये बात मत भूलना बिल्कुल भी। ये कई परीक्षाओं पूछ ले, कई परीक्षाओं, छोटी छोटी परीक्षाओं में। तो जवाहर सागर बांध चंबल नदी बना हुआ, बसा हुआ जवाहर सागर बांध ना चंबल नदी में बना हुआ, मैं अभी कह रहा हूँ। और ये राजस्थान के अंदर, ये बात दिमाग में धारण कर लो अभी। उसके बाद ये जो लिखा हुआ ना गांधी सागर बांध, ये गांधी सागर बांध भी चंबल नदी में बसा हुआ, बना हुआ ये गांधी सागर बांध। समझ में आई बात? इसका जल रोक का पानी, जल रोकन है यहाँ से, समझ में आई? गांधी सागर बांध ये भी इस पे चंबल नदी पे ही है ये, लेकिन ये मध्य प्रदेश के अंदर है। एमपी लिखा हुआ नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर है। और ये दोनों जो राणा प्रताप सागर और जो जवाहर सागर है ना, ये दोनों राजस्थान के अंदर है। कोटा बैराज भी राजस्थान के अंदर मौजूद है और चंबल नदी पे मौजूद है। मैप में इस तरह दर्शा देना तुम, समझ में आई बात है? जितना मैपिंग करोगे ना अच्छे समय तक, लंबे समय तक याद रहेगी ये बात। ठीक, अब मैं तुम्हें चंबल नदी के बारे में लिखवाने जा रहा हूँ। किसके बारे में? वैसे ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने इसमें लिखी नहीं, सब चीजें मैंने इसमें लिख दी चंबल नदी की, लेकिन फिर भी मैं नोट डाउन करूंगा। हेडिंग बनाओगे तो पता लग गया ना तुम। अभी तुमने यमुना नदी के बारे में पढ़ा, अब यमुना की जो सहायक नदियां, तुमसे पूछे यमुना की सहायक नदी कौन सी? तो यमुना की जो सहायक नदी उसका नाम है चंबल नदी। तो जो चंबल नदी ना, यमुना की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी नहीं है। आया समझ में? गंगा तो ये जा रही इधर से साइड से होगा, ये जो चंबल नदी ना, ये गंगा की सहायक नदी नहीं, यमुना की सहायक नदी है। और यमुना में कहाँ मिलती है? इटावा में। इटावा क्या है? यूपी का जिला। याद रहेगी बात? या ठीक, दिक्कत तो नहीं है? तो कितनी बात बता दो, समझ में ही नहीं कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ, जो बनास नदी किसकी सहायक नदी? चंबल नदी की। ऐसे ऑप्शन देकर रखा वहां सामने, करेक्ट कर कि वहां यमुना, यमुना लिख कर रखेगा तो बच्चे सोचते बनास नदी हिंद निकल के यमुना में मिल जाएगी, यमुना में नहीं मिलती भाई। जो चंबल नदी ना बहुत सारी नदियों लेके आगे बढ़ा, सिपना नदी भी इसकी नदी। और सिपना नदी, अच्छा बनास नदी, यूपीएससी कितना बदतमीज सवाल, बदतमीज इतना बदतमीज। अगर ये चर्चाओं में रहा हुआ ना, इसका मैप चर्चाओं में रहा हो तो इससे सवाल पूछेगा। चर्चाओं का मतलब एक साल में, 1 या 1.5 साल के आसपास, 2 साल का भी करंट अफेयर पूछा हुआ। सुनो, समझ में आया बात? यार 1.5-2 साल का भी करंट अफेयर पूछा हुआ। अगर यहाँ कुछ चीज चर्चाओं में रहा हुआ ना, जिससे पता लग चुका कि इसे जवाहर सागर बांधे टूट गया, तो ये चर्चा में पूरा मैप चर्चाओं में आएगा। फिर यहाँ तो पक्का कोई सवाल निकाल लगा, ये हो करंट अफेयर, समझ गए? और वही पढ़ो फिर घर जाकर, उससे फालतू नहीं पढ़ो, सारा नहीं पढ़ना ना, सारा तो एक बार पढ़ना। उसके बाद क्या हो, पेपर देने चले हम, यूपीएससी का पेपर देने जा रहे, तो कोई चीज चर्चाओं में रही, जैसे जोशीमठ आजकल चर्चाओं में, जोशीमठ, तो जोशीमठ में जो सी परियोजना, जोशीमठ का जो मैप है ना, वो सारा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। जोशीमठ कहाँ थी? चमोली में। तो चमोली का ना, चमोली के बारे में पक्का पूछेगा, वहां से निकाले पूछेगा आसपास, यूपीएससी की बात बता रहा हूँ मैं, कौन सा ग्लेशियर आसपास, चमोली कहाँ पड़ रहा है? चमोली कहाँ पड़ रहा है? चमोली पड़ता है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड का मैप अब चर्चाओं में आएगा। आया समझ में? वहां तो यूपीएससी पक्का एक सवाल निकाल लेगा। इस साल जो पेपर होगा ना पीटी का 28 मई को, आया समझ में? अगर मैंने दिया तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा आराम से, फर्रा उठा के देखो, यहाँ जोशीमठ ने पक्का सवाल निकाल रहा है। फिर तुम्हें अनुभव होगा, उसका एग्जाम का नेचर समझ में आ जाएगा कि एग्जाम ना इतना खतरनाक, जो चीज चर्चा होगा ना वो उसका विषय है। समझ में आया बात? है ये एग्जाम क्या है? ये एग्जाम वो हो जो भारत की आने वाली समस्याएं, और समस्या है क्या? समस्या किस? सारी महिलाओं की समस्या, तो तुम्हें पढ़ भागा, उसका सोल्यूशन ढूंढ भागा तुम्हें। ये समस्या, समस्या कहाँ सी? भ्रष्टाचार में समस्या। आया समझ में? यूं नहीं कि मेरे पेपर करवा दो बस, मुझे नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, वो नहीं। उन्होंने कह रहा पहले पढ़ भ्रष्टाचार का है, कैसे पनपता भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार को ना, भ्रष्टाचार के कारण क्या हो, क्यों पेपर रद्द हो रहे सारे सारे हैं, भ्रष्टाचार क्यों पनप रहा है, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए दुनिया में कौन सी संस्था, दुनिया में कैसे भ्रष्टाचार खत्म करा गया, उसके बाद भारत के अंदर तो भ्रष्टाचार खत्म करने के उपाय क्या है। वो इतना खतरनाक तो मस्त नहीं है सब्जेक्ट, दम तो इसमें ही है। वो क्या है बस कि कुछ आया नहीं, भ्रष्टाचार निवारक निरोधन अधिनियम पढ़ कर बैठ गए, वो तो बहुत छोटी चीज है। ये तुम्हारे दिमाग खोलने, ये असली पढ़ाई यही हो। वो तुम्हें क्या करेगा, तो जो आने वाले टाइम पे चैलेंज है ना, इशू हो, आने वाले टाइम पे मुद्दे बनने वाले, वो उसका पेपर का पर्सन है बस। वो तुमसे सोल्यूशन पूछना चाह रहा है, क्या है बीमारी, क्या है। उन्होंने पूछना जोशीमठ है, अब इमेज में क्या सवाल पूछेगा वहां, तो जोशीमठ था, ये पूछेगा लैंड स्लाइड हो रहा है, तो भूस्खलन क्यों हुआ। एडिटोरियल में तुम वही देखते होंगे, आया का दीवार आया, आएगा नहीं आएगा, जान पूछ के आ रहा हो, क्यों आ रहा है, क्योंकि भूस्खलन, वहां का भूगोल पूछेगा वो। उसने पूछा, वही तो सिलेबस है उसका, वही सिलेबस है। जिस बच्चे को एग्जाम का नेचर समझ में आएगा ना, एडिटोरियल नहीं छोड़ना, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए। समझ में आई बात है? एडिटोरियल का मतलब है न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर का मतलब है छोड़ना, इसका मतलब इस एग्जाम के बहुत करीब रहना, 24 घंटे इसकी दुनिया में खोए रहना। मैं तुम्हें ऐसे बच्चे दिखा सकता हूँ, एक बार सिलेबस पढ़ लिया, बंद कर दिया,
पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ करंट अफेयर पढ़ा, पास हो गए, सिलेक्टेड है, पढ़ाई नहीं कुछ, कॉपी बंद करके रख दी, ऐसी भी है। लेकिन पिछला साल उसने तमीज से पढ़ रखा था, फिर वो क्या करा, चर्चित घटनाएं पढ़ी उसने, उन्हें फिर वो पढ़ा जो सिर्फ पेपर में आगा। पॉलिटी में चलेगा, जैसे पॉलिटी पढ़ रहे तो संसद पढ़ ली, उसे पता रहा संसद का बार बार सवाल आ रहा है, मूल अधिकार पढ़ लिए, खास खास एक सवाल यहाँ से आ रहा है, समझ आए, चैप्टर को बांट लगा पूरे को पूरे को पढ़ सारा लिया, और उसमें तो क्या रिड्यूस करेगा सिलेबस को, टॉपरों की कलाकारी सिलेबस को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, वो करते हैं बार बार रिविजन से, उसे पढ़ते पढ़ते बार पता लगे लाइन पर्सन कभी नहीं आनी, यूपीएससी में बैठे बैठे सोच लगा लाइन कभी नहीं आने की जिंदगी में, ये लाइन यहाँ कभी नहीं आने की, पढ़ा सारा पता लग जाएगा, पूरे पेज को पढ़ोगे ये 2 लाइन निकाल लगा, समझ ये काम की, या इस पेपर में दम है यहाँ से, ये बात तुम्हें कैसे पता लगी, टेस्ट देगा, अब टेस्ट दोगे ना संडे को तो तुम्हें पता लग जाएगा यार ये जो क्वेश्चन बनाया गया भाई जी सही कह रहे थे, ऐसे बोझ अब पता लग गया हम औकात कहाँ, कितनी गहरे तक सवाल पूछे जाएगा, ऐसा नहीं है कि कॉपी तो बाहर चला जाएगा, मतलब भी नहीं बैठता, एक भी चीज सवाल कॉपी से बाहर नहीं जाने की तुम्हारी, जो तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ, समझ में आ बात है, पूछा हमें से, लेकिन चाहिए जबरदस्त डेडिकेशन चाहिए, फोकस चाहिए, फोकस, बड़ी सोच रखनी है ना, देखो बड़ा आदमी बनना ना तो बड़े लोगों में रहना पड़ा, बड़े लोगों को सुनना पड़ा, और भाई देखो बड़ी ही मेहनत करनी पड़ा, अगर तुम्हें मस्ती चाहिए थी फिर आए क्यों थे, फिर एग्जाम को समझाई क्यों था तुमने, और जो समझ लिया तो फिर इसके रूल रेगुलेशन पर चलना सीखो, समझ में आई बात है। अब मैंने तुम मतलब इस मोड, ये एक ऐसा मोड है यहाँ तो इंसान कभी भी ना ऐसे पर होकर नहीं उठ सकता, ये एक ऐसा मोड है, ये पढ़ाई का एक ऐसा मोड है जो तुम जिस पढ़ाई को तुम करने बैठ रहे हैं ना, यहाँ इंसान कभी भी ऐसा पर नहीं होता, कभी भी, ठीक, मैंने पहले तुम समझा था तैयारी करते वक्त, मैंने कहा यहाँ तुम कभी भूख के नहीं बनने के, ये ऐसा मोड है, अगर तुम यहाँ असफल भी होगे ना, ठीक, तो उन लोगों से हमेशा आगे निकल जाओगे जो सफलता की और अग्रसर थे, समझ में बात है, बड़े लोगों में तुम्हारी काउंटिंग होगी, समझ में बात, यार एक वास्तव में तुम इंसान बन जाओगे, तुम कहोगे कि हाँ मैं एक इंसान बनने खाता रहा था, मेरा वजूद क्या था दुनिया में, एक ऐसा एग्जाम है, मैंने इस एग्जाम को बहुत करीब से महसूस करा, समझ में आई बात है, जिसकी जिंदगी खराब करनी हो ना, बर्बाद करनी हो, चुपचाप ना यूपीएससी की तैयारी कर लिया, रियलिटी में बात है यार, भाई एमबीबीएस था तू, तेने करा, डॉक्टर का शौक था, डॉक्टर की बहुत 4 साल में बाद उतर गए सर, एमबीबीएस बनकर, पता क्या करा यार, मजा ही नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, उन्होंने रात दिन रगड़ रगड़ कर तैयारी करी, रगड़ रगड़ कर पढ़ा, वो एमबीबीएस में नंबर आएगा, डॉक्टर बन गया एमबीबीएस का, बस खुश है, तो सेवा ही नहीं कर पा रहा, हॉस्पिटल तक कभी बाहर ही नहीं निकला, फिर पता क्या कर, फिर तड़ो यूपीएससी की तरफ दौड़ा है, बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर बन गए, आईएएस, क्यों बन गए, क्योंकि उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला ना, उसे वो चीज मिल ही नहीं पाई, और सबसे बड़ी बात तुम्हारे पास समय भी, और जब तक तुम्हारे पास समय हो ना तो फिर पूरा एफर्ट अपने आप को झोंक दो, फिर तो आने वाली आसपास जो चीज है ना उसे हटा दो साइड, चलो अब कुछ नहीं, अब मूड नहीं है, समझ में आया बात है, क्या कहा, आसपास फिर तो साइड लगा दो, सब साइड चीजें साइड करते चले जाओ, बस रास्ता दिखाओ सामने, फोकस, अब एग्जाम समझ में आना स्टार्ट होगा, है कुछ नहीं, बस आए समझ में, ये इंट्रोडक्शन है, ऐसे इंट्रोडक्शन लिखे जाएगा, ऐसे चुनौती लिखी जाएगी, ऐसे समाधान लिखा जाएगा, ऐसे आगे की राह दी जाएगी, हर क्वेश्चन में यही है क्या, यही एग्जाम है क्या, यही तो एग्जाम है, एक क्वेश्चन बता तुम इस तरह को, ये तो क्वेश्चन को तोड़ोगे तुम बीच में, ये तुम्हें पता लग जाएगा इसमें, तुम जब एडिटोरियल पढ़ने बैठोगे तो पता लग जाएगा, इंट्रोडक्शन में से लिखूंगा बस, ठीक है, तो रोक लेंगे वैसे इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करा, फिर आगे चला एडिटोरियल, ठीक है, अधिकांश सारे में तो यही करते होंगे, समझ में ये बात है, खैर में तो बहुत कम ऐसा होगा कि एडिटोरियल को तो बीच में रोक दिया, आए समझ, एडिटोरियल को तो बीच में रोक दिया, रोकने के बाद नहीं ऐसे एडिटोरियल पूरा कर लिया, क्वेश्चन लिख के फिर अपने आप लिखा, क्वेश्चन पूरा एडिटोरियल देख लिया, देखने के बाद फिर अपने आप लिखा, वो है, हाँ वो तो सही है, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, समझ में आया बात है, तो पहले पहले एग्जाम, पहले तैयारी करने से पहले ना एग्जाम को पढ़ना, और एग्जाम को पढ़ने के लिए ना तुम प्रीवाइज क्वेश्चन पढ़ोगे या टेस्ट का सहारा लोगे, समझ बात है, तो इनको सिलेबस पढ़ने से पहले एग्जाम को पढ़ना पड़ा, नेचर पढ़ना पड़ा, उसका एग्जाम का नेचर क्या है, अब ये इस एग्जाम का क्या नेचर, तुम तैयारी करते करते इतना साल, 1-1.5 साल बीत चुका, जब 1-1.5 साल बीत चुका तुम इसका नेचर समझ में आ चुका, अगर तुम मान लो तुम मस्ती करने बैठे, ठीक, किसी के साथ तुमने बात करनी स्टार्ट कर दी, 10 दिन बाद बोर हो जाओगे, उस तो मन भर जाएगा तुम्हारा खुद ही ऑटोमेटिक, क्योंकि तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये तुम्हारे लिए गलत रास्ता, समझ में आ बात है, बोर हो जाओगे तुम, अगर इसे छोड़ को तुम वही करने लगे, मस्ती तो उतारनी स्टार्ट कर दी तुमने, तो तुम ऑटोमेटिक बोर हो जाओगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे तुम, ठीक, क्योंकि जो तुम सुख तलाश है ना वो वास्तव में चरम सुख है ही नहीं, समझ में आया बात यार, ये मनुष्य पूरे जीवन भर ना सुख के पीछे भागता रहता, सुख हमेशा पेन चलाने में मौजूद है, एक स्टूडेंट के लिए, हमारे जो गरीब आदमी जैसे उनके पास है क्या, पढ़ाई के अलावा है कुछ, है ही,
ये बता दो है क्या, पल्ले में कुछ है ही नहीं, एक ही चीज है, एक पेन, एक कॉपी, थोड़े बहुत एक मोबाइल फोन, चाहे उसका सही उपयोग कर लो दुरुपयोग कर लो। ठीक, जब भी तुम इसका दुरुपयोग करने की कोशिश करो ना, सोच लो इसका लास्ट, सोच लो इसका हो सकता क्या, इसका अंतिम परिणाम सोचो क्या होगा, इसका कहाँ तक जा सकेगा बात, लास्ट क्या हो सका इसका, अनु सोच लो यही लास्ट है क्या, समझ में बात, फोन हो चाहे कुछ भी हो, गलत कदम उठाते वक्त एक ही बात सोचो, इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, इसका कोई रिजल्ट आ सकता, और जब नहीं आ सकता तो फिर क्यों जाना सर, रहा, समझ में बात है। एक बात और सोच लो, क्या है कि यूपीएससी वाला रास्ता कभी प्रभावित ना हो, अगर जिंदगी में कभी भी पढ़ते पढ़ते यूपीएससी वाला रास्ता प्रभावित हो रहा है ना, तो उस बात को ही छोड़ दो। ठीक, क्या होगा, अंगों में दर्द हो रहा है, एरोसोल है यहाँ से, समझ में आया। कौन सी नदी आ चुकी, सिंध नदी पढ़ा दी, सिंध नदी के बारे में, सिंध नदी के बारे में ये बताओ यहाँ चंबल नदी के बारे में लिखवाया मैंने, नहीं लिखवाया अभी तक, अच्छा अच्छा, जो मैम पे लिखा हुआ वही लिखना, ठीक है, जो मैम पे लिखा हुआ वही लिखना, वीडियो से लिख लेना, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं आता, कैसे लिखना, हेडिंग बनाओ चंबल नदी के जो खास खास फैक्ट हो सारे लिख दोगे, और चंबल नदी ने अपनी अवनलिकाओं के लिए फेमस है, अवनलिकाएं बनाती है, ऐसे करके काट कर, जो छिपने के लिए, डाकू के लिए छिपने के लिए बेहतरीन जगह हो, घोड़े लेके जाते हैं, इनको बहुत सारी मूवी बनी है चंबल के ऊपर, समझ में बात है। तो चंबल नदी तक आज हमने पढ़ लिया, सिंध, बेतवा, केन और आगे की कुछ नदियां ये कल देख लेंगे लास्ट में, समझ में एक बात है, सिंध, बेतवा, केन और आगे कुछ नदियां, ये लास्ट वाली क्लास में हम कल देख लेंगे, ठीक, वीडियो दोनों चला जाएगा आज, ठीक, चलो।